आज हम समझेंगे कि असली सांस लेने का मतलब क्या होता है, स्लीप मेडिसिन क्या होती है, एयर पोल्यूशन कैसे अफेक्ट कर रहा है लंग्स को, व्हाट डज स्मोकिंग एंड वेपिंग डज टू अवर बॉडी। स्टेटमेंट था कि 17 लाख लोगों की डेथ होती है इंडिया में एवरी ईयर बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो इज दैट ट्रू एंड उसके रीजन क्या होता है, मतलब एयर पोल्यूशन कैसे अफेक्ट कर रहा है हमें। ई सिगरेट्स और वेपिंग रिलेटेड जो चीजें होती है वो ग्रे मार्केट से आती हैं, उनके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। तो मेरे पास ही मेरे कई मीडिया के फ्रेंड्स का फोन आता है कि सर ये क्यों हुआ, आप इसके ऊपर कुछ एक आप बताइए, कि जानना बहुत जरूरी है क्योंकि शॉकिंग न्यूज है। दिस इज द बिगिनिंग। कई सारे लोग हैं जो छुपा जाते हैं कि वो टोबैको यूज नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज टुडे आर रिलेटेड विद स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से बचने का और पता करने का कि हाँ हम स्ट्रेस है, बिकॉज पीपल डोंट रियलाइज कि हमें ब्लड प्रेशर हो रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, हमें डायबिटीज है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि स्ट्रेस के कारण हमें नींद नहीं आती है, लेकिन बीइंग अ स्लीप थेरेपिस्ट मैं जानना चाहूंगी आपसे कि स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट होती है, हमें कैसे पता पड़ता है कि हम एक कंप्लीट स्लीप कर रहे हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। हर उम्र के हिसाब से नींद का ड्यूरेशन अलग होता है। अगर कोई 10 साल 11 साल तक का बच्चा है, दे आर सपोज टू स्लीप 9 आवर्स अ डे। अगर कोई टीनेजर है, दे आर सपोज टू स्लीप एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स अ डे, एंड एनी एडल्ट इज सपोज टू स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स अ डे। आप खुद अपना ही रूटीन देखिएगा, मैं खुद मेरा रूटीन जानता हूँ, हम में से कोई भी आइडियल टारगेट को अचीव नहीं करता। नहीं सर। नतीजा क्या होता है, ऑल ऑफ अस मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा वीक फील करते हैं। सुबह उठ के वो चाय लगती है, सुबह उठ के वो फीलिंग आती है मम्मी और सुन लो, अभी मत करो, फीलिंग, नहीं आती। एंड आई थिंक अगर कोई व्यक्ति सुबह 7 बजे उठता है तो 9 बजे तक तो उसको नॉर्मल होने में ही लग जाता है। तो ये फीलिंग जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग रेजोनेट करेंगे कि कम ना ज्यादा हमको होती रहती है। साथ में एक बहुत कॉमन चीज है, वीकेंड्स पे यू हैव पार्टीज एट नाइट। तो वीकेंड सैटरडे संडे आर मेंट टू रेस्ट, बट नाउअडेज सैटरडे संडे आर मोर फिजिकली इन्वॉल्विंग देन योर रूटीन डेज। तो नतीजा क्या होता है कि मंडे व्हेन यू आर सपोज टू गो बैक टू वर्क, आपकी पूरी तरह से बैटरीज डिस्चार्ज होती है। तो स्लीप रिलेटेड इश्यूज इतने ज्यादा हमारी जीवन का एक हिस्सा है। दे आर सो कॉमन येट सो अंडर रिकग्नाइज्ड। कोई मानने को तैयार नहीं होता है कि मैं पूरी नींद नहीं ले रहा हूँ। अगर आप किसी से पूछोगे, जब हमारे पास एक कपल आता है तो कई बार हस्बैंड बोलता है सर ये खराटे बहुत लेती है, तो वो वाइफ बोलती है आपने कभी खुद को सुना है? उन दोनों को पता है कि वो दोनों खराटे खूब लेते हैं, पर दोनों इस बात को कभी एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे कि खराटे एक मेडिकल प्रॉब्लम है। If you're snoring, then you're actually suffering from something which might be a problem. Okay. क्योंकि स्नोरिंग कई केसेस में हमें हिडन स्लीप एपनिया जैसी समस्याओं के बारे में इंडिकेट करती है। Okay. वहीं पे ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे, कल की बात है, एक 11 साल का बच्चा आया था मुझे दिखाने, उसकी कंप्लेंट ये थी कि उसका भाई सो नहीं पाता, भैया खराटे बहुत लेते हैं। 11 साल का बच्चा, एंड वो his body weight was much more than normal, उसको इश्यूज थे। दे आर वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आजकल हर एज में मिलती है। हमारे पास एल्डरली कपल आते हैं। तो आप छोटे से मेरे को बताना स्टार्ट करिए कि बचपन में हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चा सही से नहीं सो पा रहा है, या जैसे क्योंकि जो बहुत छोटे बेबीज होते हैं वो भी स्नोर करते हैं। सो हाउ इज इट, मतलब हाउ टू डायग्नोस दिस अगर कोई प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा है, बिकॉज बच्चे सोते तो बहुत घंटे लेकिन वो इनकम्प्लीट स्लीप है, प्रॉपर स्लीप हो पा रही है कि नहीं। सो कैसे देख सकते हैं पेरेंट्स, हर पेरेंट या हर मदर इन पर्टिकुलर या जो भी उस बेबी का केयर गिवर होता है, वो ये जानता है कि उस बेबी का स्लीप साइकिल क्या है। बच्चा, अगर मान लीजिए कई बच्चे होते हैं, दे आर डे टाइम स्लीपर्स, दे आर नाइट टाइम स्लीपर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 7-8 ईयर्स खराटे नहीं लेते हैं, पर अगर उनकी ब्रीदिंग नॉइजी है किसी भी रीजन से, उनका नोज ब्लो कर रहा है, उनको मुंह से आवाजें आ रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो बड़े वाले खराटे हैं वो बच्चों में आए। They can be of different sounds and different types. Secondly, ये बच्चे वो होंगे जो एक्सट्रीम्स पे होंगे। बच्चा जब जागता है तो या तो बहुत सुस्त होगा या हाइपर एक्टिव होगा। ये दोनों ही चीजें जब हो तो हमें स्लीप के ऊपर सोचना चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेट। जब कोई बच्चे अपने एज ग्रुप से ज्यादा वेट रखते हैं तो उनके अंदर स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज्यादा रहती है।
फोर्थ थिंग, ऐसे बच्चे जिनके टॉन्सिल्स ज्यादा होते हैं या नाक संबंधित इश्यूज ज्यादा होते हैं, उनके अंदर नींद की समस्याएं ज्यादा होती है। फिफ्थ, कई बच्चे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं कि उनकी चीक्स, जॉ बोन, नोज, दे आर नॉट लाइक अदर्स, वो थोड़े से डिफरेंट है। किसी की ठुड्डी अंदर होती है, किसी की स्लीप बिल्कुल ऐसे चिन्ह होते हैं, किसी के नोज फ्लैट होती है, किसी की नोज बड़ी होती है। जब भी कोई फेशियल इस टाइप का स्ट्रक्चर हम देखते हैं जो नॉर्मल से अलग लगता है, तो उनके अंदर होना है। और एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि जब बच्चा 5 साल की बड़ी उम्र तक बेड वेटिंग कर रहा हो, तो इन बच्चों के ग्रुप्स में हमेशा हमको स्लीप रिलेटेड इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए। ओके, एक फैक्टर हम भी देखते हैं, अगर बच्चा माउथ ब्रीदिंग कर रहा है तो अगर माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो नोज से सांस नहीं ले रहा है। और अगर नोज ब्रीदिंग नहीं हो रही है तो लंग्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं हो रही है, एंड सेम इट कन्वर्ट्स इनटू स्लीप एपनिया। सो उसके बाद अगर थोड़ी बड़ी एज पे जाएं, एडोलेसेंस, थोड़ा 18, 19, 25, ये सब कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि मोस्ट कॉमन लैक ऑफ फ्रेशनेस, जब डल लगता है दिन भर, इजीली फटीग होता है, किसी व्यक्ति को बार बार बीमारी होती है, बार बार वायरल हो रहा है, बार बार दे आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम स्कूल और फ्रॉम वर्क। फिफ्थ थिंग, आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका साइकिल क्या चल रहा है। जैसे जो टीनेजर्स होते हैं वो लेट सो के लेट उठते हैं। अब अगर कोई टीनेजर रात को 2 बजे सो रहा है और उसका कॉलेज सुबह 7 बजे है, तो ऐसे ही उसकी नींद पूरी नहीं होनी। आइडियल कितने बजे सोना चाहिए? एक स्लीप साइकिल कितने? आइडियल तो ये रहता है कि यू शुड ऑलवेज स्लीप 4 आवर्स आफ्टर योर डिनर। आपका डिनर हमेशा आपको इवनिंग 5 to 7 के बीच में रहना चाहिए। आपके जो नींद का टाइम है वो रात को 9 से 11 के बीच में सो ही जाना है। इफ यू आर एन एडल्ट, इफ यू आर अ चाइल्ड, देन दिस टाइम चेंजेस। उस कंडीशन में फिर आपको 9-10 बजे तक तो यू शुड गो टू बेड। एंड मॉर्निंग प्रेफरेबली यू शुड राइज बिटवीन 5 to 6 AM, दैट इज द बेस्ट। ओके, सो अगर कोई 6-7 घंटे सो रहा है और उसके बाद भी, मतलब अपन को कैसे पता पड़ सकता है कि ये प्रॉपर स्लीप ही है? हाँ, कि मैं बस एनर्जी लेवल से उसको देख सकते हैं। आजकल कई सारे मेडिकल डिवाइसेस आते हैं, जैसे बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉचेस यूज करते हैं। स्मार्ट वॉचेस में भी आजकल स्लीप इंडिकेटर्स होते हैं। तो आपको लगता है कि आप सो रहे हैं, फिर सुबह जब आप अपने स्लीप वॉच का स्लीप डाटा देखते हैं वॉच में, तो आप रियलाइज करते हैं कि वो तो बोल रहे हैं कि आप तो 4 ही घंटे सोए थे, जबकि हमारे हिसाब से हम 6 घंटे सोए थे। तो इसका रीजन होता है फ्रीक्वेंट टॉसिंग एंड टर्निंग इन बेड, कच्ची नींद रहती है, लोगों को बार बार उठ के यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, जिस चीज को हम परसीव करते हैं कि हम 7 घंटे सोते हैं, दरअसल आपका एक्चुअल स्लीप टाइम 4 घंटे से ज्यादा नहीं रहता है। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे स्मार्ट वॉचेस को, तो हम आजकल एडवाइस करते हैं कि आप पहनिए, हमको इस डाटा से एक्चुअल में समझ में आएगा कि आप कितना एक्चुअली सो रहे हो। तो हमारा परसेप्शन और एक्चुअल स्लीप टाइम में थोड़ा सा अंतर होता है। और जैसे एक स्लीप साइकिल होती है, सो थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करिए प्लीज। देखिए, स्लीप साइकिल इस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्लीप की कुछ स्टेजेस होती हैं। स्लीप की एक स्टेज होती है जिसमें व्यक्ति के आईज हिलते रहते हैं, उसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे कहते हैं डीप स्लीप। और दूसरी होती है ऐसा, जब आप बिल्कुल ही, आपके आईज स्टिल हैं, आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं या स्लाइट मूवमेंट हो रहा है, ब्रीदिंग नॉर्मली चल रही है, वो होती है नॉन रेम स्लीप। उस नॉन रेम स्लीप के 3 भाग होते हैं, 1, 2, 3। जो थर्ड होता है उसको डीप स्लीप कहते हैं अगेन, या स्लो वेव स्लीप कहते हैं। ये स्लो वेव स्लीप और रेम स्लीप जो होती है, ये हमारे स्लीप का टारगेट होता है। हम जो नींद होती है वो 1.5 घंटे के साइकिल्स में चलती है, 1.5 आवर्स के साइकिल्स में चलती है। और उस 1.5 आवर्स के साइकिल्स रात भर में 3 या 4 होने चाहिए। जैसे जैसे वो साइकिल्स चलते हैं, शुरू में व्यक्ति की स्लो वेव स्लीप या नॉन रेम स्लीप ज्यादा होती है, और सुबह आते आते उन लोगों की रेम स्लीप ज्यादा होती है। इसीलिए जरूरी है पूरे 6 घंटे या 7 घंटे सोना, ताकि ये पूरा साइकिल हमारा चल जाए। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? दोनों जो स्लीप के स्टेजेस हैं उनके काम अलग अलग होते हैं। अगर आपको हमारी बॉडी का मेंटेनेंस चाहिए, तो उसके लिए आपकी नॉन रेम स्लीप जरूरी है। ये वो टाइम है जब गाड़ी जाके गैराज में लगती है और रिपेयरिंग चालू होती है। और अगर आपको अपना डेवलपमेंट चाहिए मेंटली एंड फिजिकली, तो रेम स्लीप जरूरी है। तो बच्चों के लिए आप खुद सोच सकते हैं कि रेम स्लीप कितनी जरूरी है, बिकॉज दे हैव टू ग्रो मेंटली एंड फिजिकली। तो एक बच्चा जब जाके 7-8 घंटे सोएगा, तब जाके आखिरी के 2-3 घंटों में उसकी रेम स्लीप आएगी और वो ग्रो करेगा।
ये इंपॉर्टेंस होता है लंबा सोने का। वहीं पे जो टीनेजर है उसको भी मेंटली बहुत एक्टिव होना पड़ता है। तो अगर कोई टीनेजर 2-3 घंटे सोएगा तो रेम स्लीप उसकी कभी प्रॉपर हो ही नहीं पाएगी। वो रेम स्लीप में तभी जा पाएगा जब वो 6-7 घंटे सोएगा। इसलिए प्रॉपर स्लीप टाइमिंग स्लीप साइकिल के हिसाब से बहुत जरूरी है। लोगों को हैबिट होती है, दे सी अ लेट नाइट मूवी, दे ड्रिंक कॉफी एट नाइट, दे ड्रिंक टी एट नाइट, कभी कभी लोग अल्कोहल या स्मोकिंग करके सोते हैं। ये सारी चीजें आपके स्लीप साइकिल को अफेक्ट करती हैं। और स्लीप साइकिल का जो डिस्टर्बेंस होता है ये अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारी बीमारियों का रीजन होता है। बिकॉज कैफीन से भी बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं लोग आजकल। सो कैफीन कैसे अफेक्ट करता है स्लीप, या वो 3-4 चीजें क्या हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए सोने से पहले जो हमारी स्लीप डिस्टर्ब करती है? आई थिंक अगर आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक मैसेज जाएगा तो ये स्लीप हाइजीन का मैसेज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। आई फील वाई, बिकॉज हम सबकी स्लीप हाइजीन बिगड़ी हुई है। आज की तारीख में हम सबको पसंद है कि रात को सोने से पहले यार 1 कप चाय हो जाए, या फिर अपन कोल्ड कॉफी पियाते हैं चलो। हम कभी भी ये नहीं करते हैं जो करना चाहिए। वो क्या है? फर्स्ट, आपके डिनर में और आपके स्लीप में 4 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। सेकेंडली, आपकी जो नींद का टाइम है और नींद का स्थान है वो फिक्स होना चाहिए। यानी कि अगर आपको 10:30-11 तक सोना है तो आप 9:30-10 बजे वहां पहुंच जाओ जहां आपको सोना है। ओके। ट्राई टू बी इन द रूम वेर यू स्लीप हाफ एन आवर 45 मिनट्स बिफोर स्लीप टाइम। उस आखिरी के 30-45 मिनट में अपने मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को टोटली शट ऑफ करके साइड में रख दो। कीप योर माइंड फ्री फ्रॉम। सो एक मेजर चेंज करना है आज की यूथ को, इनफैक्ट एवरीबडी, कि फोन्स दूर रखने आधा घंटा सोने से पहले। डेफिनेटली, नॉट ओनली फोन्स, इवन टेलीविजन्स। आप यू कैन लिसन टू लाइट सूदिंग म्यूजिक ऑन द रेडियो। आप उस टाइम पे भी कुछ रॉक म्यूजिक या फिल्म म्यूजिक मत सुनिए। बिल्कुल बेसिक सिंपल सूदिंग म्यूजिक सुनिए। कोई लाइट सा फ्रेग्रेंस होना चाहिए, वो आपको हेल्प करता है। और हमेशा लाइट्स डिम होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि अंधेरा हो, बट डिम द लाइट्स। तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड में एक स्लीप का एक पूरा सेंस और माहौल बनना चालू हो जाता है। वी टेंड टू एंटर डीप स्लीप अर्लियर। फिर ऑलवेज जब आप सोते हैं, जरूरी ये है कि उस आखिरी के आधे पौन घंटे में कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करिए जिससे कि माइंड बिल्कुल एजिटेट हो जाए। मतलब आप रील्स पे या पेपर में अगर आपने बिल्कुल कोई ऐसी स्टोरी पढ़ ली जिससे आप परेशान हो गए, भले ही कोई छोटी सी बात हो कि आज हजारों मील दूर कुछ हुआ है, पर वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में एक नेगेटिविटी लेके आता है जो आपके स्लीप को इफेक्ट करता है। आप जितने छोटे हो उतना वो ज्यादा करता है। मतलब अगर बच्चे कोई डरावनी चीज सुन के सोएंगे तो उनको नींद नहीं आती। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। वी शुड ट्राई टू फॉलो दैट। वन अदर वेरी इंपॉर्टेंट और गुड हैबिट जो हम कर सकते हैं वो ये है कि सोते टाइम वी कैन जस्ट, मतलब कुछ लोगों को हैबिट होती है वो सोते टाइम थोड़ी सी चाय, कॉफी, बहुत सारे लोग अल्कोहल लेते हैं। इसको एब्सोल्युटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप डीप स्लीप में नहीं जा पाते। आप बोलोगे कि मैं तो 7 घंटे सो रहा हूं, पर वो 7 घंटे आप कभी भी रेम या डीप स्लीप में गए ही नहीं। आप सिर्फ सुपरफिशियल स्लीप में रहे, क्योंकि ये जितने भी बेवरेजेस, कैफीन, अल्कोहल, ये सब डीप स्लीप में जाने से आपको रोकते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्लीप हाइजीन के टिप्स हैं जो अगर हम फॉलो करें, जैसे वी शुड वेयर ऑलवेज ट्राई टू स्लीप इन अ नाइट सूट, जो कहते हैं ना पजामा और ये सब, दैट इज कंफर्टेबल अटायर में सोइए, शांत माहौल में सोइए, डिम लाइट्स करके, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद करके, तो फिर क्वालिटी ऑफ स्लीप विल इम्प्रूव। ओके। जो आजकल मेलेटोनिन या स्लीपिंग पिल्स आ गई हैं, आर दे इफेक्टिव? प्रोवाइडेड कि आपको क्यों दिया जा रहा है। देखिए, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना इस दुनिया का सबसे बड़ा स्लीप डिसऑर्डर है। इस दुनिया का सबसे बड़ी स्लीप की बीमारी है नींद नहीं आना, बेसिकली, विच अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल। बट इंसोम्निया 2 तरह का होता है। एक वो होता है नींद आती नहीं है, और दूसरा नींद जल्दी खुल जाती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर को आपको प्रिस्क्राइब क्या करना है। मेलेटोनिन अलग काम करता है, स्लीपिंग पिल्स अलग काम करती है। तो कौन से इंसोम्निया का आपको प्रॉब्लम है, उस इंसोम्निया का कारण क्या है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि उस इंसोम्निया का ट्रीटमेंट क्या है। तो जरूरी है कि इंसोम्निया को खुद ट्रीट मत करिए, किसी डॉक्टर से मिलिए, उसको समझिए। बहुत सारे केसेस में तो मेडिसिन लगती ही नहीं है। छोटी छोटी चीजों की वजह से लोगों को नींद नहीं आती, वो उनको करेक्ट करते और वैसे ही नींद आ जाती। क्योंकि जो अमेज़न पे आजकल जो पिल्स अवेलेबल हैं वो तो लोग खुद से ले लेते हैं, वो डॉक्टर से पूछ के तो नहीं ले रहे हैं। सो हाउ कैन दे वर्क ऑन दैट? मतलब
नींद नहीं आ रही है तो सी आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अमेरिका में आज से कुछ साल पहले एक बहुत कॉमन चीज चली थी, मेलेटोनिन गमीज। तो उसको कैसे मार्केट किया गया कि छोटे बच्चों को नींद नहीं आती तो उनकी मम्मियां उनको लॉलीपॉप दे दें मेलेटोनिन की तो वो सो जाएंगे। विदिन 1 year ऑफ लॉन्चिंग इट गॉट बैंड फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों के अंदर होने वाली डेथ्स बढ़ गई थी। तो इट इज सो डेंजरस। वहां तो बैन हो गई, यहाँ अभी भी मिल रही। हाँ, यहाँ तो ट्रेंडिंग है। तो that मतलब is किसी why को नींद नहीं आए तो उसके घर पे स्लीपिंग पिल जरूर रहते हैं। स्लीपिंग पिल्स, और स्लीपिंग पिल्स से ज्यादा जो अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, गमीज, लॉलीपॉप्स, च्युइंग गम्स, दे आर वेरी हार्मफुल। ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो भी चीज आपके बॉडी की नेचुरल प्रक्रिया को अफेक्ट करता है, बिना मेडिकल एडवाइस के हमें नहीं लेना चाहिए। फॉरगेट द फैक्ट कि वो फ्रीली अवेलेबल है, बट अल्टीमेटली वो अफेक्ट आपकी इतनी बेसिक चीज को कर रही है कि अगर वो हिल गई तो आप बहुत लंबे समय तक बेचैन नहीं। तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड। ओके। स्नोरिंग कौन से फेज में अपन सबसे ज्यादा करते हैं? मतलब अगर कोई स्नोर करता है एंड स्नोरिंग की हैबिट कैसे इम्प्रूव हो सकती है, उसको कितना ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए? स्नोरिंग 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी स्नोरिंग तो हम सब करते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का फेस बिल्ट है वो ऐसा है कि आदमी खराटे लेगा। बट जब वो स्नोरिंग इतनी हो जाए कि उसकी वजह से ऑक्सीजन कम होने लग जाए, या आपके बेड पार्टनर को दिक्कत होने लग जाए, या स्नोरिंग करते करते आपकी सांस रुक जाए, तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर है कि ये स्नोरिंग गड़बड़ है, इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना। स्नोर करते तो इंसान को खुद को तो नहीं पता पड़ता है, खुद को रियलाइज नहीं होता है। सो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है हमारी बॉडी में, वो कैसे हमें पता पड़ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 10 लोगों से पूछोगे कि क्या आप खराटे लेते हैं, तो 10 में से 5 बोल देंगे हम लेते हैं। दे नो इट। क्योंकि जो व्यक्ति गहरी मतलब डीप स्लीप में जाता है, वो यूजुअली खराटे को अपने परसीव कर पाता है। जैसे ही वो तेज खराटे लेता है, उसकी नींद खुल जाती है। तो वो इस बात को रियलाइज करते हैं, उनके पार्टनर्स उनको इस बात को रियलाइज करा देते हैं कि भैया बहुत खराटे ले रहे हो। सेकेंडली, ऑक्सीजन कम हो रहा है, ये हमें ऐसे पता नहीं चलता है, बट अगर आप दिन भर में फटीग्ड फील कर रहे हैं, आपको और नींद की इच्छा हो रही है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई इशू है। और एक बेसिक टेस्ट होते हैं जो आप डॉक्टर के एडवाइस से करा सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ स्लीप स्टडी। उस स्लीप स्टडी में हम नींद के बारे में और ऑक्सीजन लेवल्स, इन सबको इजीली मेजर कर लें। ओके। बेसिकली स्लीप रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो सब जगह होते हैं। लोग हेवी मील्स, जैसे आदमी पार्टी में जाता है, अल्कोहल लेता है, हेवी डिनर लेता है, घर आके सो जाता है, सो के खूब खराटे लेता है, ये वो जो पीपल आर वेरी हैप्पी, देखो क्या बढ़िया रिलैक्स होके सो रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस आप देखेंगे कि जिस चीज को हम लग्जरी और एंजॉयमेंट का एक एग्जाम्पल मानते हैं, वो एक्चुअली मेडिकली कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो जरूरी इस बात की है कि यू शुड हैव अवेयरनेस। आपकी नींद का ड्यूरेशन अगर प्रॉपर नहीं है, दिन भर आप सुस्त है, मेमोरी वाइज आप वीक हो रहे हैं, आपकी बॉडी में मान लीजिए 40-45 साल में होने वाली जो बीमारियां हैं वो आपको 30-35 साल में होने लग जाएं, आप रियली फील कर रहे हैं कि यूर ग्रेइंग अर्ली, यूर एजिंग अर्ली, आपकी बॉडी की फिजिकल कैपेसिटी अगर कम हो रही है, तो स्लीप रिलेटेड इश्यूज इसका एक बहुत ही इनोसेंट और अनडायग्नोज्ड कारण हो सकता है। एक बहुत बड़ा इशू इसमें यह भी है कि अगर आपको डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो दे आर ऑल्सो वेरी कॉमन। आपको कई बार माउथ में ऐसे इश्यूज होते हैं जिस वजह से स्नोरिंग होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन इश्यूज को टैकल करिए, एंड यू नीड टू कंसल्ट अ फिजिशियन, क्योंकि आजकल स्लीप रिलेटेड डायग्नोसिस कैन बी डन बाय डेंटिस्ट, फिजिशियंस में ENT, चेस्ट, जनरल मेडिसिन, ये सभी लोग आजकल इन चीजों को बखूबी देख के पहचानते हैं। सो एलर्जीज की अगर बात करें, सो पिजन एलर्जीज बहुत ज्यादा मतलब ब्रीदिंग में अफेक्ट कर रही है लोगों को। सो आपका क्या कहना है इस पे कि ये एक बहुत कॉमन चीज है, मतलब जैसे DDLJ में अमरीश पुरी खिलाता था लंदन में, वैसे ही हमारे बॉम्बे में आपको लोग दिख जाएंगे। आप सुबह सुबह सैर करने निकलिए, इंदौर में भी लोग बहुत करते हैं। बट बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है कि पिजन्स जब एक जगह इकट्ठा होते हैं, या फिर मान लीजिए कि अगर आप जो फ्लैट्स वाले सिस्टम होते हैं, वहां पे लोगों के छज्जों के बाहर बीट का ढेर पड़ा रहता है, पिजन्स के बीट का ढेर, ये वहां पड़ा रहता है जहां वो लोग फीडिंग करवाते हैं, ज्यादा देर वो बैठते हैं। ये जो बीट होती है या पिजन्स के जो फेदर्स होते हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो हवा में घुल जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ये चीज रेगुलरली करता है, या फिर मान लीजिए किसी घर में पक्षी का पिंजरा है, वो उसको डेली क्लीन करता है,
तो वो जो प्रोटीन का एक्सपोजर हमारे लंग्स में जाता है वो हमारे लंग्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। वो एक बीमारी कराता है जिसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, HP। तो इस HP की वजह से हमारे लंग्स के अंदर सिकुड़न, रेस्ट्रिक्शन, फाइब्रोसिस, ऑक्सीजन कम होना, सूखी खांसी आना और आगे चल के ऑक्सीजन की नीड पड़ना, इतनी ज्यादा चेंजेस आने लग गए। इसलिए धीरे धीरे कबूतरों को और बर्ड्स इन जनरल को बहुत ज्यादा फीड करना वो प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर जगह पब्लिकली तो अब इसको ऑलमोस्ट अब मना ही कर रहे हैं। ओके, आपने कोविड की बात करी थी, सो मैं जानना चाहूंगी कि पोस्ट कोविड अब लोगों में क्या क्या सिम्टम्स हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, बिकॉज कोविड को सबसे नजदीक से आपने देखा है। सो मैं जानना चाहूंगी कि हमें अगर जैसे जैसे आपने बताया कि ब्लड क्लॉटिंग बढ़ गई है, इम्यूनिटी कम हो गई है लोगों की, और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कोविड के बाद बढ़ गई हैं? कोविड के बाद कुछ चीजें अच्छी हुई है, कुछ चीजें बुरी हुई हैं। जो बुरी हुई हैं उनमें कुछ है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, जैसे लोगों को कार्डियोलॉजिक, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस मेंटली, और उनको हड्डी की कई सारी समस्याएं आने लग गई हैं। कुछ लोगों को डायबिटीज थोड़ा सा ज्यादा होने लग गया है। लॉकडाउन के टाइम जो लोग घर में लॉक्ड रहे वो ओबीज हो गए अच्छे खासे, तो उनको ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज, स्लीप प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई है। कई लोगों को कोविड का जो डर जिसकी वजह से एंजाइटी हुई थी वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। कोविड का जो थर्ड वेव था ओमिक्रॉन, जिसको सबसे इजी वेव माना गया था, सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म कोविड कॉम्प्लिकेशंस ओमिक्रॉन के ही देखे जा रहे हैं। तो इट वाज गुड देन बट नॉट सो गुड नाउ, क्योंकि उन सब लोगों में देखे जा रहे हैं। बिकॉज मेरे को पहले फर्स्ट टू वेव में अफेक्ट नहीं किया था, बट मैं ओमिक्रॉन में अफेक्ट नहीं, नथिंग वेरी हार्मफुल, बट ये जो चेंजेस लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये इश्यूज रिलेटिवली थर्ड वेव के बाद में ज्यादा देखने को मिले। पर वहीं पे कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं जिनको बोलना जरूरी है। फर्स्ट, पीपल आर मोर हेल्थ कॉन्शियस नाउ। लोग अपने चेकअप्स करवा रहे हैं, लोग अपनी इंश्योरेंस करवा रहे हैं प्रॉपर वे में, जो अल्टीमेटली उनको हेल्प कर रही है। लोग अपने घर के हर सदस्य का प्रॉपर एक चेकअप करने में बिलीव कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो है कफ एटिकेट। अब लोगों को समझ में आ गया है कि क्यों खांसते टाइम मुंह पे हैंकरचीफ रखना जरूरी है, क्यों एक एल्बो की दूरी रखना जरूरी है, और क्यों भीड़ भरी जगहों में मास्क पहनना जरूरी है। ये सब सेंस कोविड के बाद बढ़ गया है। Thank you so much for your time and the knowledge. Thank you so much, Dr. Ravi Dosi, for sharing all the knowledge and valuable insights today. I'm so glad to have you on our show. अगर आप आज ही एपिसोड देख रहे हैं, so please don't forget to like, share and subscribe and spread it to your relatives and friends and help them too. Thank you. See you next time. Bye.